हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका नाम। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि आपको एम लक्ष्मीकांत अच्छे से आपका हो जाए कंप्लीट, आप इतनी महंगी महंगी कोचिंग देते हैं, उस पर आप लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो एम लक्ष्मीकांत आपको कम्प्लीटली मैं करवाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको लर्न करवाऊंगी ये सब। तो एम लक्ष्मीकांत को अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, अच्छा होगा कि आप ये एम लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको परचेज़ कर ले और आप मेरे साथ इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें ये बोला गया है कि जैसे हमारा जो संविधान अभी बन के तैयार हुआ है, ये डायरेक्टली नहीं बन गया था, इसमें लिटिल डेवलपमेंट होती गई टाइम टू टाइम। जो डेवलपमेंट होती गई, डिफरेंट एक्ट्स आते गए और उन एक्ट्स के आने के बाद ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, इस चैप्टर में हम उसको स्टडी करेंगे। तो देखो यार, 1600 में ब्रिटिशर जब आए थे, वो एज अ ट्रेडर आए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे और उनको एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग का इंडिया में, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। क्वीन एलिजाबेथ यूके में थी, उन्होंने चार्टर ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर एक परमिशन काइंड ऑफ होती थी, उन्होंने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव राइट था, मतलब मोनोपोली थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट है वो इंडिया में जाके ट्रेड करे। 1600 में वो आए और उसके बाद 1765 तक उनके पास ट्रेडिंग राइट था। 1765 में क्या हो गया, उनको दीवानी राइट दिया गया। दीवानी राइट होता है कि रेवेन्यू से रिलेटेड, मतलब टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड जितने राइट थे वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए, और जो सिविल जस्टिस से रिलेटेड राइट थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करने लग गई। और जो ये दीवानी राइट थी वो पूरे इंडिया का नहीं, जो ये 3 प्रोविंसेस थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। अब 1765 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग करती थी प्लस दीवानी राइट एंजॉय करती थी। और 1857 में क्या हुआ, रिवोल्ट हो गई, सेपोई म्यूटनी। ठीक है, जो इंडियंस थे उनके अंदर विद्रोह की भावना आ गई और उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति तो आपने सुनी होगी, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग दिया था। तो 1857 की क्रांति हुई और 1858 में ब्रिटिशर्स जो क्राउन रूल था वो इम्पोज कर दिया इंडिया में। उससे पहले क्या होता था, इंडिया में रूल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, बट अब जो क्राउन रूल था वो डायरेक्टली गवर्नेंस चलाने लग गया इंडिया का। और ये 1947 तक यही सिनेरियो रहा। फिर इंडिपेंडेंस जब होनी थी 1947 में, तो एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने 1934 में ये सजेशन दिया था कि आज़ादी हो जाएगी तो हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा अपना सेपरेट संविधान होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें फ्यूचर में। तो क्या हुआ, 1934 में सजेशन दिया एम.एन. रॉय ने और 1946 में इसी सजेशन के बेस पे संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। अब देखो, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ। इसका कुछ पार्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 में लागू हो चुके थे। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क है और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल फ्रेमवर्क है, उसको बनाने के लिए डिफरेंट एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए। अब जो ये एक्ट है, इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे। इनको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले कंपनी रूल था जब 1773 से 1858 तक, और उसके बाद जब क्राउन रूल आया 1858 से लेकर 1947 के बीच जो भी इवेंट हुए हैं। तो इस
लेक्चर में मैं कंपनी रूल का अभी करेंगे हम 1773 से 1858 तक। तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो ये एक्ट जो है ना, पहला ऐसा एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर जो वहाँ गवर्नमेंट थी जो कि इंग्लैंड में बैठती थी, उन्होंने इम्पोज किया था। ये लॉ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे डाउट हो गया था। वहाँ पे बैठे हुए जो शासन चला रहे थे इंग्लैंड में, उनको ऐसा लगता था कि जब भी कोई इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके ज्वाइनिंग करता है, जॉब करता है इंडिया जाके, तो वो रातों रात मतलब बहुत ही अमीर हो जाता था और वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीता था, उनके पास बहुत पैसा हो जाता था। तो वो उनको लगा कि ये ब्राइब लेते हैं वहाँ जाके, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको कंट्रोल करना होगा। तो इस एक्ट का जो सबसे पहला स्टेप था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लिया, वो कंट्रोल करे और रेगुलेट करे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी काम है इंडिया में। और इसी लॉ के अंडर क्या हुआ, पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के रिकॉग्नाइज किए गए। मतलब पॉलिटिकल फंक्शन मतलब लॉ बनाएगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लॉ भी बनाती थी पहले और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी करती थी, मतलब उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करती थी। बट बाद में यहाँ इस लॉ के, इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि भाई देखो, पॉलिटिकल फंक्शन अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग है कंपनी का। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब आप सोचोगे कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो देखो इसका जो फर्स्ट प्रोविज़न है, इसमें बोला गया है कि इस फीचर में ये कहा गया है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर की, वो बनाई गई उसको असिस्ट करने के लिए। देखो यार इसमें कैसे हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो तो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर थे उड़ीसा, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इसके सब ऑर्डिनेट बना दिए गए। मतलब एक सेंटर सा बिल्ड कर दिया गया, जैसे आज के टाइम में दिल्ली में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, तो उस टाइम बंगाल को एक सेंटर की तरह ट्रीट किया गया कि भाई वहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया जाएगा और वही है मेन होगा। उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, 4 आदमी होंगे उस काउंसिल में। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हास्टिंग बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बाकी 3 प्रेसिडेंसीज थी ना ब्रिटिशर्स के अंदर, तब तक जो ब्रिटिश के अंडर बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर है उसको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया कि वो रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर को। और इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार एस्टेब्लिशमेंट अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुई थी, ठीक है। 1 साल बाद ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, और जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना उसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। तो चलो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि प्रेजेंट डेट में कितने जजेस होते हैं, अलावा इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा और कितने जजेस होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और बाकी 4th पॉइंट तो हमारा कवर हो गया था कि जो सर्वेंट है कंपनी के वो क्या करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे भाई। अब ऑफिशियल कैपेसिटी के अंडर जो उनका काम है उसके बाहर भी जाके वो काम कर रहे हैं, अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत उस पर प्रोहिबिशन लगा दी गई। उसके बाद क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहीं बैठती थी, ये यूके में बैठती थी। इसमें सारे ये क्वीन एलिजाबेथ वगैरह जो इतने मेंबर वगैरह थे, शेयर होल्डर वगैरह भी इसके मेंबर हो सकते थे। तो इसमें क्या किया गया, इसको पावर दी गई, मतलब ये बोला कि जो कंपनी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कोई भी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर जो भी वो हैंडल करती है इंडिया में, उसकी रिपोर्ट देगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। तो देखो पहले तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी कर रही थी, उनको किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि लंदन में बैठता था उसको इनको रिपोर्ट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, GGB-SC-CD, ठीक है। GGB मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ये पोस्ट इसमें आई, सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत आया। उसके बाद जो CD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथनिंग इसके अंडर हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखो जो जितने भी डिफेक्ट थे ना रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये न्यू एक्ट लाया गया जो कि अमेंडमेंट की फॉर्म में था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में इसमें क्या किया गया, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया। पॉलिटिकल मतलब लॉ बनाने से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उसके, और कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करती है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले काम कर रहा था हमारा सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड जो रिपोर्ट हम पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे रहे थे, बट एक अलग बॉडी बनाई गई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या करना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट दे रही थी ना इन तीनों अफेयर पे, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लंदन में बैठता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जितनी भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी हमारे अफेयर कंपनी करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी रिपोर्ट किसको देनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको ट्रेडिंग रिलेटेड फंक्शन में रख दिया गया। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, देखो इसको देखो अच्छे से समझो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब करेगा कमर्शियल फंक्शन, इसमें देखो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन सेपरेट किए गए। कमर्शियल फंक्शन करेगा अब हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये करेगा हमारा सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री से रिलेटेड करेगा हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पॉलिटिकल फंक्शन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस एक्ट के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, इसको आप अपने माइंड में बिठा दो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरी उनके अंडर थी उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। इसको आप घोल के पी जाओ जो मैं बोल रही हूँ, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। अब देखो रिवीजन के तौर पे, ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन, कमर्शियल फंक्शन किए गए, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। और ये देखो सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री फंक्शन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, जो कि पहले CD करता था। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप पहले कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं आगे फिर फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने लेक्चर्स में। थैंक यू।